बच्चों, कैसे आप सभी? क्लास 9th चैप्टर ग्रेविटेशन आज क्विज है इसका। तो आप पहले ही कॉपी पेन निकाल कर बैठे, ठीक है। और आप कितने आंसर कर पाते हैं वो भी चेक करें। हम क्वेश्चन कंप्लीट लिखेंगे, उनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए। फोर्स इज ऑप्शन आपके पास है, मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ लिख भी रहा हूं। फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स। नंबर 2 आपके पास है वीक फोर्स, वीक फोर्स। थर्ड ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वो है नन ऑफ दिस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है, 4 ऑप्शन है। मैं आपको बाद में इनके आंसर भी बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा किस टाइप से आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 है किलोग्राम इज ए यूनिट ऑफ, केजी इज ए यूनिट ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट है मास, सेकंड ऑप्शन आपके पास वेट, थर्ड ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3, द सोलर सिस्टम इज टुगेदर बिकॉज ऑफ। द सोलर सिस्टम इज टुगेदर बिकॉज ऑफ। किसकी वजह से जो है सोलर सिस्टम टुगेदर है? इसके ऑप्शन आपके पास नंबर 1 न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस। सेकंड ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। थर्ड ऑप्शन आपके पास है मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके पास कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है इन स्पेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इन स्पेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट, सेकंड ऑप्शन है अब्सेंट, थर्ड ऑप्शन है मे बी ए और बी, मे बी ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो ये है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखिए शाबाश क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मैं लिख देता हूं प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। elliptical orbit around the sun where sun is situated at one of the focus, where sun is situated at one of the focus, at one of the focus। ये पूछा गया दिस इज, ये क्या है, कौन सा लॉ है? क्या ये केपलर का लॉ है? केपलर्स लॉ है। नंबर 2 आपके पास पूछा है क्या ये गैलीलियो ने जो लॉ दिया था वो है। नंबर 3 आपके पास है क्या ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। फोर्थ है नन ऑफ दिस।
क्या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ gravitational forces। नंबर 1 जो आपके पास है मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है सर, मीनिंगलेस। सेकंड ऑप्शन आपके पास है along the line joining the center, along the line joining the centers of bodies, सेंटर्स ऑफ बॉडीज। क्या सर ये है? ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास along the line joining the boundaries, along the line joining the boundaries। नंबर 4 जो है आपके पास वो ये है नन ऑफ दिस। नंबर 4 लगभग सभी में सेम है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास वो इस टाइप से है। 7 आपसे पूछा गया है टाइड्स इन द सी एंड ओशन आर ड्यू टू, जो लहरें बनती हैं आर ड्यू टू, किसकी वजह से होती हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपके पास, इसके आंसर आपके पास ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन वही है जो पहले थे, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कौन सा है इसके पीछे रीजन, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन है। एक बार यहाँ देखिए शहबाज कितने क्वेश्चन आपने इनमें से अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपके राइट हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए शहबाज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फंडामेंटल फोर्स है। 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, बताया था आपको, और उनमें सबसे वीक है, वीकेस्ट इन नेचर। तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आप राइट करेंगे, ना कि यहाँ राइट टिक करेंगे ना यहाँ, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही इंक्लूड है बेटा। आपने इसको भी टिक कर दिया, इसको भी टिक, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। केजी इज ए यूनिट ऑफ, केजी किसकी यूनिट है आपके पास? क्या वेट की यूनिट है? नहीं सर, मास की। वेट की यूनिट क्या होती है बताना? न्यूटन। ठीक है, क्या यूनिट होती है? न्यूटन। यूनिट कभी भी होती है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे स्मॉल लेटर से। द सोलर सिस्टम इज टुगेदर बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन। तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है बेटा, वो एब्सेंट है। ओके, फिर है प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट राउंड द सन वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी मींस फोकस, इस टाइप से। तो ये है केपलर का फर्स्ट लॉ। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज, ये क्या होती है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू बॉडीज, ये बॉडी ये बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लगता है ना कि बाउंड्री की तरफ, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। टाइड्स इन द ओशन आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून, ठीक है, बिटवीन द मून एंड वाटर। वाटर जो सरफेस है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब देखिए शहबाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज, ग्रेविटेशन इज। क्या क्या ऑप्शन है वो देख लीजिए शहबाज। ऑप्शन नंबर 1 एन एब्सोल्यूट लॉ, नंबर 2 आपके पास नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सल लॉ, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटीज, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटीज, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटीज न्यूटन पर केजी। सेकंड ऑप्शन है आपके पास न्यूटन। थर्ड ऑप्शन आपके पास न्यूटन। थर्ड ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन आपके पास, तो इनमें से एक ऑप्शन राइट है जिसके ऊपर आपको टिक करना है। 10 न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू। न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन is applicable to, is applicable to। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मैकेनिकल फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्सेस। सेकंड ऑप्शन आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। थर्ड ऑप्शन आपके पास मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज ए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज ए क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। नंबर 2 आपके पास है कांस्टेंट अप्लीकेबल टू होल अर्थ ओनली, अप्लीकेबल ओनली फॉर अर्थ। क्या सिर्फ अर्थ के लिए अप्लीकेबल है? नंबर 3 जो आपके पास ऑप्शन है अप्लीकेबल फॉर मून एंड अर्थ, applicable for moon and earth। Number 4 none of these। क्वेश्चन नंबर 12 है वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज। ऑप्शन 1 है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ये ऐसे लिखा हुआ है। सेकंड है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखना। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है 6.67 10⁻11 न्यूटन। इस टाइप से क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है The sun exerts force on the earth as compared to the moon। The sun exerts force on earth as compared to the moon of। फर्स्ट ऑप्शन है 1800 टाइम्स। सेकंड ऑप्शन है 180 टाइम्स। थर्ड ऑप्शन है 18 टाइम्स मोर। ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ मोर लिखा हुआ है। और ये ऑप्शन आपके पास 18 × 10⁻³ मोर, 3 टाइम्स मोर। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ इज। जी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ इज। चलो ये बिना ऑप्शन के मैंने आपको दिया। तो बताएं से बस इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और आंसर करें इन सभी के क्या हो सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा था F = -g m1m2/r²। आर के नेगेटिव साइन क्यों आया था? ड्यू टू अट्रैक्टिव नेचर। अट्रैक्टिव नेचर की वजह से नेगेटिव साइन लिया गया था। क्या है? एब्सोल्यूट है, नॉट ए यूनिवर्सल। तो एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ।
ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज, आप डायरेक्ट करोगे सर ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन पर केजी। तो मैं आपको बता दूं ग्रेविटी इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटी भी क्या है, टाइप का फोर्स है। किस किस के इन बिटवीन है, बिटवीन द अर्थ एंड अदर बॉडी। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी, तो आपको ऑप्शन नंबर डी पर टिक करना है। ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू अर्थ ओनली, एप्लीकेबल टू मून एंड अर्थ, नन ऑफ दिस। तो यूनिवर्सल ही बोल दिया तो बेटा पूरी यूनिवर्स में वैलिड है। ठीक है। कैपिटल जी कहीं चेंज नहीं होगा, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, चारों ऑप्शन बिल्कुल सर एक जैसे लग रहे हैं, हमें पता नहीं चला। यूनिट चेक करें, वैल्यू चेक करें, 6.67 10 की पावर -11, लेकिन यूनिट यहाँ मीटर की पावर -2 पर आएगा। क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपके पास जो है और 10 की पावर -11। ठीक है। थर्ड ऑप्शन मिल तो रहा था, मैच तो कर रहा है, लेकिन क्या है दिक्कत, क्या है यहाँ पर दिक्कत, यहाँ ये है सर कि जो वैल्यू है एक पर माइनस एक पर प्लस है। नेक्स्ट है कि द सन एक्सर्ट फोर्स ऑन अर्थ एज कंपेयर टू द सन ऑफ, कितने टाइम्स आएगा, 1800 या 180, 18 इंटू 10 की पावर 3, तो आएगा 1800 टाइम्स। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस इज, अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। पोल पर डिफरेंट होती है, इक्वेटर पर डिफरेंट होती है, और इक्वेटर पर क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू पोल। इक्वेटर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू पोल, क्योंकि इलिप्टिकल शेप में होता है। और जैसे हम इक्वेटर टू पोल जाते हैं तो जी बढ़ता है, और पोल टू इक्वेटर जी की वैल्यू कम होती है। तो ये था आज के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आप सभी को समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर हम जो बात करेंगे आज, नंबर 1 तो हम बात करेंगे वेट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 2 वेटलेसनेस क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वेटलेसनेस किसको बोलते हैं और इस सिचुएशन में होता क्या। फिर हम बात करेंगे केपलर के जो लॉ हैं, केपलर्स लॉ, केपलर के जो तीनों लॉ हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या उनके नेम होते हैं सर, किस टाइप से उनको बताया जाता है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले बिना किसी देरी के हम बात करते हैं वेट। वेट के बारे में आप क्या कुछ जानते हो, इसके बारे में हम बात करें। पॉइंट नंबर 1 जो आपको नोट करना है, वेट जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पोल पर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर की बजाय पोल पर ज़्यादा होगा। लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है सर। वेट का फॉर्मूला m/g होता है, सभी को पता है। वेट इज इक्वल टू m/g। अब m जो है ये तो चेंज होने से रहा, ये चेंज नहीं होता। जी चेंज कौन होता है, g। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, आपके पास पोल पर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो ये इसका रीज़न है, इसलिए वेट जो पोल पर ज़्यादा हो। नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है, वेट जो है डिफरेंट प्लेनेट पर डिफरेंट होता है। वेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट। डिफरेंट प्लेनेट बट मास रिमेन सेम ऑन एवरी प्लेनेट। मास रिमेन्स सेम फॉर एवरी प्लेनेट। मास तो सेम रहेगा बट वेट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, उसका रीजन आप लिखेंगे, क्योंकि सर जी चेंज होगा। आपको बोलना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट, दैट्स व्हाई वेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट। नंबर 3, किसी भी हाइट हम ऊपर जाएंगे, हाइट अगर बढ़ेगी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से जितना हाइट हम ऊपर जाएंगे उतना ही वेट जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है। और फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था आपके पास, g'/g इज इक्वल टू 1 - 2h/r। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके। नंबर 4, किसी डेप्थ अगर आप इनसाइड जा रहे हैं अर्थ के, ठीक है, तो उससे भी आपका वेट जो है वो डिक्रीज ही होगा। और फॉर्मूला क्या था उसके रिगार्डिंग, g'/g 1 -
d बाई आर, वेयर d क्या है, ये d रिप्रेजेंट किसको किए हुए, डेप्थ, और r किसको रिप्रेजेंट किए हुए, रेडियस ऑफ अर्थ। और एक पॉइंट तो सर ऐसा आता है जहां पर g की वैल्यू 0 होगी, वहां पर वेट 0 होगा ही नहीं होगा। तो वेट 0 होगा कहाँ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर जो वेट है वो क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि वहां पर जो d की वैल्यू r के इक्वल हो जाती है और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास g डैश क्या आएगा, 0। तो इसी को वेटलेसनेस का नाम दिया गया। ये जो कंडीशन है इसी को किसका नाम दिया गया, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, इसी को बोला गया वेटलेसनेस। तो ये कुछ पॉइंट थे इसके रिगार्डिंग, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है। एज वी आर गोइंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट, मास, क्या चीज चेंज होगी, क्या सेम रहेगी, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर अगर जाएंगे तो क्या पैरामीटर सेम रहेगा। ठीक है, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है मास, नंबर 2 ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ लिखेंगे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, ध्यान रखना आपको इसका। ग्रेविटी एक टाइप ऑफ फोर्स होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सिर्फ एक्सेलरेशन है। नंबर 3 वेट। तो देखिए सिलेबस कंसेप्ट समझिए, पोल टू इक्वेटर जाएंगे तो आपके पास मास सेम रहेगा, मास क्या रहेगा, सेम, जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज, और वेट भी क्या होगा, डिक्रीज। अगर जी कम हो रहा है तो वेट भी क्या होगा, कम होगा, मीन्स डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट इसके बारे में, इनके रिगार्डिंग आपको किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं वेटलेसनेस है क्या, किसको वेटलेसनेस का नाम दिया गया। आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि मून पर मास इतना है, अर्थ की सरफेस पे क्या होगा। तो बेटा एक रिलेशन आपको याद रखनी, मास कभी चेंज नहीं होता। नंबर 2 वेट जो होगा मून पर क्या होगा, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, ये मैं आपको बता चुका। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना 1.13 इतने होती है, जो जी डैश होता है, जी ऑन मून इज इक्वल टू जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखोगे, आपसे वेट पूछा जाए, कुछ भी पूछ ले, ठीक है, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से यही फॉर्मूला यूज करें। मास जो है सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, चाहे अर्थ बोल दिया जाए चाहे मून। ठीक है, तो ये पैरामीटर जो मैंने आपको यहाँ लिखे हैं तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसके बारे में पढ़ना है, वेटलेसनेस। क्या है सर वेटलेसनेस, इसके बारे में। तो वेटलेस और नेस मीनिंग है जहाँ पर वेट 0 हो जाए, ऐसी कंडीशन जहाँ वेट 0 हो जाए। तो किस किस केस में 0 होता है मैं आपको बता दूं, वेट जहाँ 0 हो जाए उसको वेटलेसनेस बोलते हैं। किस किस केस में, फ्री फॉल का जो केस आता है, फ्री फॉल, सपोज ये आपके पास कोई लिफ्ट है, मान लिया कि लिफ्ट जो है जिस वायर से बंधी है वो टूट जाए। ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है, जो भी पर्सन है वो वेटिंग मशीन के ऊपर खड़ा है। सपोज ये वेटिंग मशीन है, वेटिंग मशीन, वेटिंग मशीन के ऊपर खड़ा है, तो इसकी जो रीडिंग आएगी ना, कितनी रीडिंग ये शो करेगा, नॉर्मल रिएक्शन रीडिंग शो करती है, तो वो 0 आएगी। ठीक है, रीडिंग इसकी क्या आएगी, 0 रीडिंग शो करेगा। मीन्स ये किसका केस हुआ, वेटलेसनेस। ठीक है, किस केस में, सिर्फ फ्री फॉल के केस में, जब वायर क्या हो जाए, टूट जाए। नंबर 2 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर अगर बात करें, अर्थ के सेंटर पर इंसान जो उसका वेट क्या होगा, 0 होगा, इसको भी वेटलेसनेस का नाम दिया। ठीक है, वेटलेसनेस मीन्स जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो गई, वहाँ पर वेट भी क्या हो गया, 0। क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m × g। m तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 किसको होना पड़ेगा,
अगर वेट जीरो है, सिंपल सी बात, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू जीरो है, दोनों ही जीरो। अब m तो जीरो हो नहीं सकता, मास आपके पास किसकी कंडीशन है, g जीरो हो सकता है सर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहाँ जीरो वहाँ पर वेट भी क्या होगा, जीरो। ओके, तो अब हम जानते हैं केपलर के लॉ के बारे में कि केपलर के लॉ हैं सर किसके रिगार्डिंग है। तो वो आपके पास जो है इस टाइप से कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल ना होकर इलिप्टिकल फॉर्म में, मीन्स इलिप्स की फॉर्म में है, और सन जो है, इलिप्स की दो फोकस होते हैं, दो फोकी, उनमें से एक जो फोकस है वो क्या है, सन वहाँ पर सिचुएटेड है। जितने भी प्लेनेट है इंक्लूडिंग अर्थ, वो सभी उसके क्या चारों तरफ रोटेशन किए हुए, ठीक है। अर्थ जो है 365 डेज में एक रोटेशन उसके अराउंड कंप्लीट करती है, और साथ साथ अर्थ अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। कितने टाइम में, 24 आवर के अंदर जो दिन रात बनते हैं, तो एक कंप्लीट रोटेशन कितने का होता है, 24 आवर मीन्स 1 डे का होता है, ठीक है। मून जो है, मून किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, मून जो है अर्थ जो इसके अराउंड भी रोटेशन कर रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है, सन के अराउंड भी। इस टाइप से अगर मैं आपको यहाँ से वो करना चाहूँ, ये इलिप्स सपोज, ये आपके पास सन है, SSL, यहाँ ये अर्थ है, और ये आपके पास क्या, मून, ठीक है। तो ये मून जो है वो अर्थ के अराउंड भी रोटेशन कर रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है, सन के अराउंड भी रोटेशन कर रहा है, जितने भी प्लेनेट है। तो सन सबसे बड़ा है इनमें। तो देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं जो केपलर के जो लॉ हैं उनके बारे में समझते हैं, केपलर्स लॉस। क्या क्या लॉ है केपलर के, इनकी स्टेटमेंट हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको किसी टाइप की कोई समस्या ना। केपलर्स लॉस, केपलर का जो फर्स्ट लॉ की बात करेंगे हम सबसे पहले, फिर हम सेकंड लॉ की बात करेंगे, फिर हम थर्ड लॉ की बात करेंगे। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है इसके बारे में समझ लें। पहले मैं एक बार डायग्राम से थोड़ा बना दूं, क्लियर हो जाए। ये आपके पास सन है, ये यहाँ पर सपोज अर्थ है। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, एवरी प्लेनेट revolves around the sun in an elliptical orbit such that sun is situated at one of the foci of ellipse। जितने भी प्लेनेट हो वो सब क्या कर रहे हैं, जो सन है उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशन कर रहे हैं। और रोटेशन जो कर रहे हैं आपके पास, उसमें क्या बताया गया, जो मेन जो इम्पोर्टेंट है, सन जो है उसमें से दो फोकस में से एक जो फोकस है वो क्या है, सन। अब यहाँ पर एक्सिस आती है तो इसको आप 2b का नाम दे सकते हो, इसको आप 2a का नाम दे सकते हो। 2a जो है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, 2b को बोलते हैं माइनर एक्सिस, a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, b को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटी, मेजर मतलब बड़ी, ठीक है। जो बड़ी जो एक्सिस है, ये जो इसे रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलेंगे आपके पास क्या, मेजर एक्सिस। और ये इसको वैसे इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस, ठीक है, पोल जो है पोलर एक्सिस। और ये जो एक्सिस आप देख रहे हो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, तो इक्वेटर पर ही, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल एक्सिस इसको बोलेंगे। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। इसकी रेडियस जो है हाफ, इसको सेमी मेजर एक्सिस, मेजर मतलब बड़ी, ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, छोटी। सेकंड जो लॉ है उसकी स्टेटमेंट एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सेकंड जो आपके पास है ये है, द लाइन connect the planets
to the sun sweeps out equal area in equal interval of time, in equal interval of time। ये सभी डायग्राम से क्लियर होंगे, मैं अभी बना रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ देखिए ये एलिप्स है, ये सन है आपके पास, ये जो एरिया है, ठीक है, और यहाँ से जो एरिया है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस डिफरेंट होगी। ये जो एरिया, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी, रेडियस पास है, ये रोटेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन एरिया क्या है, दोनों के दोनों इक्वल, ठीक है। ये दोनों एरिया जो है वो इक्वल होंगे, P1 P2 P3 P4। एरिया इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, डिस्टेंस नॉट इक्वल, बट एरिया इक्वल है। इसलिए इसको ऐसा ही बोलते हैं कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी जो होती है उसकी यूनिट जो होगी एरिया अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरियल वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ध्यान रखना इस बात का। सिंपल वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, बट एरियल वेलोसिटी एरिया के रिगार्डिंग आ गई तो मीटर स्क्वायर होगी। थर्ड लॉ, द टाइम पीरियड ऑफ revolution of planet around the sun in an elliptical orbit is such that the square of it means टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के, मीन्स टी टाइम पीरियड है तो टी का स्क्वायर जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी। अब मेजर एक्सिस 2a थी तो सेमी मेजर एक्सिस बोला तो a का क्यूब। ये था कैप्लर का थर्ड लॉ। इन दिस वे कैप्लर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लॉ था ये हमने कंप्लीट किया, और चैप्टर जो ग्रेविटेशन था ये भी इनके साथ कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये पूरा चैप्टर जो हमने किया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन किया, किस किस को ओबे करता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी न्यूटन के, थर्ड लॉ को ओबे करता है, जी के बारे में पढ़ा, कैपिटल जी स्मॉल जी में आप डिफरेंस कर सकते हैं क्या होंगे, जी की वैल्यू सर कैसे वेरी करती है, वो भी सब केस हम कर चुके। मास वेट के बारे में जाना, वेटलेसनेस किया आज के लेक्चर के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद कैप्लर के लॉ किए। तो यहाँ तक था आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।